दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। आज मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज करवा रही थी, तो कुछ ये टर्म्स निकल कर आई थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताया जाए, ताकि आप पीछे न छूट जाए। मेरे लिए तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन स्टूडेंट, दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है बच्चे, तो कॉपी पेन को लेके बैठिएगा और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, फर्स्ट है मार्केटिंग मायोपिया। मायोपिया के बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। मायोपिया इज अ डिजीज दैट इज रिलेटेड टू द आइज से रिलेटेड होती है ना, जिसमें क्या कहते हैं कि जो पेशेंट होता है वो पास का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता। इस तरीके से जो मार्केटिंग मायोपिया है उसमें भी जो सेलर होता है वो प्रेजेंट के बारे में ध्यान रखता है, फ्यूचर के बारे में ध्यान नहीं रखता। मीन्स टू से कि जो सेलर होता है वो ये ध्यान रखता है, इस चीज़ पर फोकस देता है कि कंपनी की क्या नीड है, कंपनी की जो नीड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, रैदर देन द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। वो कस्टमर्स पर ध्यान नहीं देता कि कस्टमर्स की क्या आवश्यकता है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, कस्टमर को किस तरीके से प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट को। वो इस पर ध्यान ना देकर वो अपनी जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में लगा रहता है। ठीक है बच्चे, तो मार्केटिंग मायोपिया का जो कंसेप्ट है वो थियोडर लेविट ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द मार्केटिंग मायोपिया। तो आप ध्यान रखना, थियोडर लेविट है। और इसमें क्या होता है बेटा, सेलर होता है ना, जो कंपनी का सेलर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, तो उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नैरो होती है। नैरो थिंकिंग का मतलब होता है कि आज का आपने मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा होता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट में यही होता है कि हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। बट मार्केटिंग मायोपिया के अंदर सेलर सिर्फ अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ना कि कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। इसीलिए इसे शॉर्ट साइटेड या इनवर्ट लुकिंग अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखना, मार्केटिंग मायोपिया की जगह शॉर्ट साइटेड या इनवर्ट लुकिंग अप्रोच आ जाए तो वो भी वही है जिसमें वो भी थियोडर लेविट ने ही दी थी, जिसमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच के अपनी कंपनी की नीड्स को फुलफिल करने के बारे में सोचा जाता है। देखो, फोकस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द इमीडिएट नीड्स ऑफ द कंपनी के जो प्रेजेंट की नीड है, जो इमीडिएट नीड है, उनको कैसे पूरा किया जाए उस पर फोकस किया जाता है, रेदर देन कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि कस्टमर्स किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, इस चीज़ पर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो डेट इज अ कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मायोपिया डेट इज गिवन बाय द थियोडर लेविट। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का कंसेप्ट है बेटा, ये आपका लेवल ऑफ मार्केटिंग में से है। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में बेटा ऐसे होता है, देखो इस तरीके से, एक कंपनी ये हो गई, एक कंपनी ये हो गई, एक कंपनी ये हो गई, तो तीन ऐसी कंपनी होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। ये तीनों कंपनी अनरिलेटेड होती है। ये नहीं है कि ये कपड़ों की है तो ये भी कपड़ों की हो, ये भी कपड़ों, नहीं, तीनों डिफरेंट होती हैं। तो ये तीनों कंपनियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ये आपस में मिल जाती हैं और अपने अपने रिसोर्सेज को एक साथ रखती हैं और फिर मार्केट को एक्सप्लॉइट करती हैं। फिर मार्केट में जाकर देखती हैं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, फिर एक्सप्लॉइट करती है मार्केट को कि आज की मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट को चाहते हैं। इसमें ध्यान रखना, जो ये तीनों ही कंपनी होती है ये अनरिलेटेड होती है। टू और मोर अनरिलेटेड कंपनी, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती। पुट टुगेदर रिसोर्सेज, तीनों ही कंपनी अपने अपने रिसोर्सेज को रखती हैं साथ में और फिर विचार विमर्श करती हैं, फिर करती हैं कि आज का कस्टमर क्या चाहता है, आज की एमर्जिंग मार्केट क्या है, मतलब मार्केट को एक्सप्लॉइट करती हैं, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा थर्ड आता है मार्केट ग्रिडिंग। मार्केट ग्रिडिंग का कंसेप्ट तो आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ग्रिड का मतलब क्या होता है, जाला। जैसे जाला मतलब इसमें देखो इस तरीके का होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से जाला सा बना होता है। ठीक है, तो ये जाला में मतलब ये सेगमेंट होती हैं, जो ये बॉक्सेस बने होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं सेगमेंट। तो मार्केट ग्रिडिंग में क्या होता है, इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक। ये एनालिटिक टेक्निक है, विश्लेषण करने की एक टेक्निक है, विच फैसिलिटेट्स डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट। आपने एसटीपी कंसेप्ट के अंदर पढ़ा होगा, ये एसटीपी से रिलेटेड है, किससे,
एसटीपी का मतलब क्या है, सेगमेंट टारगेटिंग पोजीशनिंग। तो उससे रिलेटेड है मार्केट ग्रेडिंग की टर्म। ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कंप्लीट मार्केट को अकॉर्डिंग टू सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। फिर कोई कुछ किड्स से रिलेटेड है, कोई एडल्ट से रिलेटेड है, कोई जेंट्स वियर से रिलेटेड है, कोई गर्ल्स वियर से रिलेटेड है, उस तरीके से वो सेगमेंट कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं मार्केट ग्रिडिंग। ग्रिडिंग से ध्यान रखना, ग्रिड का मतलब होता है जाला, है ना बच्चे, और इसमें जाला। तो जो ये पर जो जाला बना हुआ है ये अलग अलग से बॉक्स से बन गए हैं, तो इसमें क्या है, ये सेगमेंट कर दिया गया है, होल मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चे। और फिर फोर्थ आता है, अच्छा एक आपने वर्ड सुना होगा, देखो आपको पता है कि 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के अंदर, डेट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आप सबने सुना है। तो वो और किसने दिए हैं, वो जीरोम MC कार्थी ने दिए हैं। तो बच्चे उसमें हमारे जो प्रोडक्ट आता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट, उसके अंदर बेटा 4 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। क्या बोला है, मैंने दोबारा बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। अब देखो कैसे बनता है, मैं आपको इजी से लर्न करवा देती हूँ कि क्या होते हैं ये चारों जो टर्म्स है। एक कंपनी है, ठीक है बेटा, कंपनी में ना तीन तरीके के प्रोडक्ट को बनाती है। प्रोडक्ट ए बना रही है, प्रोडक्ट बी बना रही है, प्रोडक्ट सी बना रही है। तो जैसे आपको पता है जो पार्ले जी कंपनी है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है ना। तो इस तरीके से मतलब पार्ले जी कंपनी लगा लो, वो 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है। तो जो ये 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, इसे क्या बोलोगे, प्रोडक्ट विड्थ। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे हैं ना, तो इसे आप बोलोगे प्रोडक्ट विड्थ। ठीक है बच्चे। जैसे ब्रेथ है, आपने मैथ्स में पढ़ा है लेंथ एंड ब्रेथ। तो विड्थ का मतलब क्या होता है, ब्रेथ ही होता है। ब्रेथ कैसे, ऐसे फैल रही होती है ना, ऐसे ब्रेथ होती है। देखो ऐसे ब्रेथ होती है, ऐसे लेंथ होती है। तो वही वाली बात है कि प्रोडक्ट बना रही है जो कंपनी, जितने भी प्रोडक्ट्स बना रही है एक कंपनी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट विड्थ बोलेंगे। उसके बाद मान लो अब प्रोडक्ट ए का मतलब है, मान लो वो टॉफ़ी बना रही है पार्ले जी की। तो पार्ले जी की टॉफ़ी में भी आपने देखा होगा, कोई मैंगो वाली टॉफ़ी होती है, कोई सिंपल चॉकलेट वाली टॉफ़ी होती है, तरह तरह की टॉफ़ी बनाती हैं। तो इस तरीके की जो एक कंपनी के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ बन रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट डेप्थ। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डेप्थ। जब एक कंपनी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसे बोलेंगे प्रोडक्ट डेप्थ। और जब प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट विड्थ को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, उसका प्रोडक्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेंथ। समझ में आया कि एक कंपनी में कितनी विड्थ, एक कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर भी कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तब इनको मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेंथ। फिर एक प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कितने टाइम तक, प्रोडक्ट को कंपनी के द्वारा कितने टाइम तक यूज़ किया जाता है, कितने टाइम तक बनाया जा रहा है, कितने टाइम तक उसे मार्केट में रखा जा रहा है। कई बार ऐसे होता है कि मार्केट सक्सेस नहीं हो पाती, कस्टमर्स होते हैं सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो बंद करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी इज डिपेंड ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है प्रोडक्ट से, कितने टाइम तक वो कंपनी है वो प्रोडक्ट को बना रही है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। ये चारों ही जो टर्म्स हैं बेटा, प्रोडक्ट लेंथ, विड्थ और डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि विड्थ के अंदर क्या आता है, लेंथ के अंदर क्या आता है, डेप्थ के अंदर क्या आता है, कंसिस्टेंसी के अंदर क्या आता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो बच्चे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट ये आपका KVS में, DSSB में मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम गलत बोल रही है, तो आप खुद क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे। 5 प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। जो सर्विस क्वालिटी है दैट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। सर्विस क्वालिटी क्या होता है, द सर्विस दैट इज प्रोवाइड बाय द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो उसकी क्वालिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, कंपनी के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसकी क्वालिटी को क्या बोलते हैं, सर्विस क्वालिटी बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ द सर्विस विच इज प्रोवाइड बाय द कंपनी। जो कंपनी के द्वारा क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है उस सर्विस की, उसको हम सर्विस क्वालिटी बोलते हैं। इसके अंदर जो 5 डायमेंशन है, ये कहती हूँ मैं कि स्टार लगा लो, कितने लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है बच्चे। ये है 5 डायमेंशंस हैं हमारे, रिलायबल, एश्योरेंस, टेंजिबल,
एम्पैथी, रेस्पॉन्सिवनेस। रेटर से याद कर लो, RATER। एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, रेटर। रेटर का मतलब R फॉर रिलायबल, A फॉर एश्योरेंस, T फॉर टेंजिबल, E फॉर एम्पैथी, R फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। अब देखो रिलायबल, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा वो रिलायबल होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, कस्टमर उस पर विश्वास कर सके। एश्योर होना चाहिए, कस्टमर्स को भरोसा दिलाने वाली होनी चाहिए। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो अपने कस्टमर्स को विद अ प्रोडक्ट, अलोंग विद अ प्रोडक्ट, तो वो एश्योरेंस होनी चाहिए उसमें, कि भरोसा होना चाहिए, कि उन कस्टमर्स को लगना चाहिए कि हाँ जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है सच में वो यूज़फुल है। ठीक है। टेंजिबल होनी चाहिए, टेंजिबल को तो आपको पता ही है, दृश्य, जो दिखने वाली होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम देख के पता लगा सके कि हाँ सही सर्विस प्रोवाइड की गई। एम्पैथी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए उसके लिए। ठीक है बच्चे, तो रेटर से ध्यान रख लेना, दीज आर द 5 डायमेंशंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी। ये क्वेश्चन तो ये लगा लो आपको एज इट इज मिलेगा कि 4 में से एक कोई बाहर से दे देगा और आपसे पूछेगा विच इज़ नॉट द डायमेंशन ऑफ द सर्विस क्वालिटी। ठीक है बच्चे, तो रेटर से ध्यान रखना। एक बार मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देती हूँ, रिलायबल, एश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो सर्व क्वाल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू टर्म्स फॉर यू, है ना न्यू टर्म। तो देखो क्या होता है सर्व क्वाल, बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जो सर्व क्वाल है ये इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, इसको आप मॉडल भी बोल सकते हो, that is designed to capture consumer satisfaction and for measuring service quality 4 dimension। ये सर्व क्वाल एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी सर्विस क्वालिटी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्व क्वाल इंस्ट्रूमेंट है सर्विस क्वालिटी से ही रिलेटेड है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू कैप्चर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इसको डिज़ाइन किया गया है कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है हमारी सर्विस से, उसको कैप्चर करने के लिए, एंड फॉर मेजरिंग सर्विस क्वालिटी फॉर 5 डायमेंशन। और जो सर्विस क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है उसको मेजर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं सर्व क्वाल, एंड दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बेटा, उसके बाद है गैप मॉडल। अब गैप मॉडल क्या होता है? एक मिनट देखिए गैप मॉडल। सबसे पहले तो देखो गैप मॉडल है दैट इज डेवलप्ड बाय द परशुराम, जिथमल एंड बैरीज इन 1980। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो सर्वक्वेल है इंस्ट्रूमेंट है सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड है, ये भी बेटा इन तीनों के द्वारा ही दिया गया है, जो कि गैप मॉडल के द्वारा दिया गया है। एक बार दोबारा ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड इसमें भी आएंगे। परशुरामन, क्या बोला है? परशुरामन, जेथमल एंड बैरी, इन तीनों के द्वारा ही सर्वक्वेल का मॉडल भी दिया गया था और गैप मॉडल भी दिया गया है। ठीक है बच्चे, ये जो गैप मॉडल है डेट इज़ ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम द सर्विस क्वालिटी मॉडल। ये भी हमारा सर्विस क्वालिटी मॉडल से ही रिलेटेड है और सर्वक्वेल इंस्ट्रूमेंट भी हमारा सर्विस क्वालिटी से ही रिलेटेड था। डेट आइडेंटिफाइज 5 मेन गैप, ये 5 गैप को आइडेंटिफाई करता है। गैप मॉडल के अंदर जो 5 गैप है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। डेट कैन अकर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस एंड अफेक्ट द परसीव सर्विस क्वालिटी। देखो बच्चे, कुछ नहीं है, मैं आपको गैप मॉडल इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो आपने एसी खरीदा, तो आपकी ना जब आप एसी खरीद रहे हो, मान लो आपने ओ जनरल का एसी खरीदा, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी से कि कंपनी हमें इस तरीके की सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करे। हर किसी की होती हैं, हर कोई कस्टमर चाहता है कि कंपनी उसे इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करे। तो डैट इज़ ए डिज़ायर्ड सर्विस। क्या होते हैं इसे? डिज़ायर्ड सर्विस, जो डेट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर। कस्टमर होता है वो डिज़ायर करता है कि हमें जो कंपनी है वो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करे, बट कंपनी एक्चुअल में वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। हो सकता है कि उससे लेवल ज़्यादा हो सकता है कि उससे लेवल कम हो। एंड द लेवल ऑफ द सर्विस कंसिडर्ड एडिक्वेट, और वो लेवल जो कि जो सर्विस का वो लेवल जो कि आपको प्रोवाइड कराया गया है। एक तो कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन की थी, दैट इज द डिजायर्ड लेवल ऑफ द सर्विस। ठीक है, और एक वो लेवल जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज अ गैप मॉडल। जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, जो डिज़ायर्ड किया गई थी सर्विस और जो आपको एक्चुअल में प्रोवाइड की गई है, उनके बीच में जो गैप आता है उसे गैप मॉडल कहते हैं।
और ये 5 तरीके के गैप आते हैं इस चीज़ में। कौन से 5 गैप आते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे पहले आता है 5 गैप्स परसिस्ट होते हैं। नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप, कस्टमर्स गैप। ये 5 गैप आते हैं जब भी जो डिज़ायर्ड सर्विस होती है और उसके साथ और जो आपको एक्चुअल में प्रोवाइड की जाती है उसके बीच में पांच तरह के गैप परसिस्ट होते हैं। ध्यान रखना, अच्छे से नोट डाउन कर लो। नॉलेज का गैप हो सकता है, पॉलिसीज़ का गैप हो सकता है कि आप कुछ पॉलिसी चाहते हैं वो कुछ पॉलिसीज़, डिलीवरी गैप हो सकता है ना, कि डिलीवरी कब प्रोवाइड की गई है आपको, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आपकी बातों को समझने में फ़र्क हो गया हो। कस्टमर्स गैप हो सकता है। तो दीज आर द 5 गैप दैट परसिस्ट बिटवीन द डिजायर्ड सर्विस एंड द सर्विस दैट इज प्रोवाइड बाय द कंपनी। ओके बच्चे, उसके बाद है प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक टर्म आती है बाय प्रोडक्ट प्राइसेस। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है, when the price is set for additional product along with the base या actual product is called by product pricing। by product pricing के अंदर क्या होता है बेटा, एक कंपनी एक बेस प्रोडक्ट बनाती है और उसके साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी बनाती है। क्या, एक बेस प्रोडक्ट बनाती है या लगा लो उसके स्क्रैप की तरह कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी उसके साथ निकलते हैं। तो वो क्या करती है, कंपनी क्या करती है, जो बेस प्रोडक्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट कंपनी बना रही है जिस नाम से वो फेमस है उसका प्राइस तो बेटा वो कर देती है लो, क्या कर देती है, कम कर देती है। बट जो एडिशनल प्रोडक्ट है, ये 3 एडिशनल प्रोडक्ट जो वो बना रही है कंपनी, उसका प्राइस हाई कर देती है। इससे क्या होता है, कस्टमर को ये लगता है कि जो कंपनी है वो अपने मटेरियल को सस्ते रेट में बेचती है। बट कंपनी भी बहुत चालू होती है, वो एडिशनल प्रोडक्ट में उसका जो हिस्सा है वो निकाल लेती है और अपना प्रॉफिट अर्न कर लेती है। ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉफिट वो चाहती है, जो एक्चुअल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो चाहती है वो एक्चुअल अर्न कर लेती है। कैसे अर्न कर लेती है, बेस प्रोडक्ट के प्राइस को तो कम कर लेती है, बट जो एडिशनल डेट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द बेस प्रोडक्ट उसका प्राइस क्या कर लेती है, हाई करती है। तो इस तरीके की जो प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो रणनीति अपनाई जाती है प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए, दैट इज नोन एज द बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसे हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आप 2 वर्ड्स को ध्यान रखना, एक बेस प्रोडक्ट होता है और एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है। बेस प्रोडक्ट या एक्चुअल प्रोडक्ट और एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है। बेस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो लो होता है और एडिशनल प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो हाई होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा जो बेटा ये मैं आपको करवा रही हूँ, ये सारे 4 टर्म्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, देखो डी मार्केटिंग, जी का मतलब क्या होता है, रिवर्स में जाना। किसमें, रिवर्स में जाना। इसमें सेलर क्या चाहता है कि जो अपने प्रोडक्ट को ना कुछ कस्टमर्स तक बेचना नहीं चाहता। वैसे तो मार्केटिंग के अंदर सेलर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, बट डी मार्केटिंग के अंदर वो अनसेलिंग, वो बेचना ही नहीं चाहता। मार्केटिंग इन रिवर्स मतलब वो आगे बढ़ाने की जगह पीछे जाना चाहता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेचना नहीं चाहता, कुछ कस्टमर्स को बेचना नहीं चाहता, या किसी लोकेलिटी में नहीं बेचना चाहता। क्यों नहीं बेचना चाहता, मान लो उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, एक तो डी मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही ऐसे आते हैं जो महान होते हैं, लाइक अल्कोहल, वाइन, सिगरेट, इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं डी मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, उसके पास वो प्रोडक्ट इतनी मात्रा में अवेलेबल ना हो, तो इस वजह से वो डी मार्केटिंग के कंसेप्ट को अपनाता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ लोकेलिटी ऐसे होते हैं जिसमें प्राइस ज़्यादा नहीं लोग पे कर पाते हैं ना, लोकेलिटी की वजह से, तो वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को ना बेच के किसी दूसरी लोकेलिटी में बेचना चाहता है। तो इस तरीके के जो डी मार्केटिंग, इस तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है, दैट इज़ अ डी मार्केटिंग, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बेचना ही नहीं चाहता, कुछ कस्टमर्स को। उसके बाद होता है सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो का मतलब ही होता है एक जैसा रखना। एक जैसा रखने का मतलब क्या होता है कि अब आप देखो, आइसक्रीम है, गर्मियों में तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिकती है और सर्दियों में आइसक्रीम नहीं बिकती, बट जो सेलर होता है वो चाहता है कि जितना वो गर्मियों में अर्न कर रहा है उतना ही वो सर्दियों में अर्न करे। तो वो क्या करता है कि स्ट्रेटेजी अपनाता है कि सर्दियों में जो आइसक्रीम का प्राइस है या तो वो कम कर देगा या फिर कुछ अलग से डिस्काउंट देने लग जाएगा, एक आइसक्रीम के साथ एक आइसक्रीम फ्री कर देगा। महंगी महंगी आइसक्रीम के साथ भी वो क्या कर देता है, डिस्काउंट देने लग जाते हैं, ऑफर्स देने लग जाते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी के लिए वो इस तरीके के मार्केटिंग टेक्निक को अपनाते हैं। तो देखो, सिंक्रो का मतलब होता है एक जैसा रखना।
Seller provides some extra services like give discount, free installment during low demand so that product demand can be synchronized. क्या करते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हो, वो जो कंपनी होती है, जो सेलर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट पे कुछ सर्विस है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे उनको डिस्काउंट दे दिया, उनको फ्री इंस्टॉलमेंट दे दी। तब कब देते हैं? जब उस चीज़ की डिमांड कम होती है, जैसे सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड कम होती है। ऐसा क्यों करता है? उस डिमांड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, डिमांड को बराबर रखने के लिए, कि जितनी गर्मी में है उतनी ही सर्दी में रहे। अगर प्राइस कम होएगा तो लोग खा ही लेते हैं। होता है ना कि कम प्राइस है तो चलो ठीक है ले लेते हैं, गर्मियों में तो खाई नहीं जाती, सर्दियों में तो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो बोलते हैं उसे सिंक्रो मार्केटिंग। उसके बाद होते हैं फ्लैक्सी मार्केटिंग। फ्लैक्सी मार्केटिंग का मतलब मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट टू मेक इट मोर यूजफुल। अपने प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर देना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्केटिंग एक्सप्लॉयट करने के बाद, कस्टमर्स की नीड को देखने के बाद, जानने के बाद अपने प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर देना, कुछ चेंज ले आना। डेट इज अ फ्लेक्सी मार्केटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? कि प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है वो आप जो प्रोवाइड करा रहे हो, आपको लग रहा है कि कस्टमर्स इस तरीके का प्रोवाइड चाहता है या कस्टमर्स कुछ अलग सर्विस चाहता है प्रोडक्ट के साथ, तो वो मॉडिफिकेशन कर देना। डेट इज अ फ्लेक्सी मार्केटिंग। उसके बाद होते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। कंपनी यूज सम अनप्रमोशनल एफर्ट्स। गोरिल्ला, अब गोरिल्ला का मतलब ये कि आपको पता है दैट इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। तो गोरिल्ला का नेचर क्या होता है? एग्रेसिव। तो गोरिल्ला मार्केटिंग में एग्रेसिव होती है। एग्रेसिव का मतलब होती है कि वो चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जो मेरे कस्टमर्स हों वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो वो एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक को अपनाती है। इसके अंदर बच्चा क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे प्रमोशनल एफर्ट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, जैसे ये गोरिल्ला मार्केट ने एडवर्टाइजमेंट को अपना लिया, पर्सनल सेलिंग के तरीके को अपना लिया, मतलब अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, उसे कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जो सेलर होता है वो नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है ताकि उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। वो इस पर ध्यान देता है, इस पर कंसंट्रेशन रखता है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा खरीदा जाए, तो उसे बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। इसे एग्रेसिव मार्केटिंग भी बोलते हैं। अच्छा बच्चे, आज के लिए ये 12 टर्म्स थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग पहले पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक मैराथन भी दे दी, और ये आपको थर्ड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चाहते हैं कि आपको मैम ऐसे ही सिलेबस प्रोवाइड कराती रहें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स अलॉन्ग विद द ऑफलाइन स्टूडेंट प्रोवाइड कराती रहें, तो आई नीड योर सपोर्ट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना। देखो, एक दूसरे लोगों से अगर हम बताते हैं तभी लोगों को पता चलता है, ऐसे तो पता नहीं चलता। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।